एनालिटिकल स्किल है आपको किसी चीज़ को एनालाइज करना आता हो। जैसे आज की सिचुएशन है, अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान की करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, तो आप जो क्रिटिकली चीज़ों को देखेंगे ना, कौन क्या कर रहा है, कौन किसका ज़्यादा ब्लेम, किसका कसूर है, कौन इसमें ज़्यादा जिम्मेदार है। अपने आप से बातें करते रहेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। आप लोगों से बात करेंगे तो आपको कई तरह की चीज़ें मिलेंगी। शुरू जिस ज़बान में भी बोलना चाहते हैं उसमें सही तरीके से कम्युनिकेट करें कि दूसरों को समझ आ जाए। मुझे गुलाबी अंग्रेज़ी ना बोलें, उससे बेहतर है कि आप उर्दू बोलें। जहाँ आपको कोई एक्टिविटी मिलती है उसमें जाके बैठें, सुने, सवाल करें, जवाब सुने, सोशलाइजेशन करें, दोस्तों के साथ ताल्लुकात बनाएं। एक लफ्ज़ आपने सुना हुआ है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, और दूसरा लफ्ज़ है एनालिटिकल स्किल्स। क्रिटिकल थिंकिंग, आप में से कोई मुझे बताएगा क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग? आपके जहन में किसी में दो लफ्ज़। जी बेटा, शाबाश। एनालिटिकल क्या होता है? एनालिटिकल नहीं पता, मैं उस पर सोचता हूँ। क्रिटिकल तो आपने बताया ना कि चीज़ों को ज़रा डीपली जाके चीज़ों को एनालाइज करना। एनालिटिकल क्या होता है? एनालिटिकल स्किल शाबाश शाबाश। देखें, जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें हम ये मार्जिन लगाते हैं कि चीज़ों को क्रिटिकली देखा जाए। तो ये ऐसे क्यों नहीं, ये ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, उसको आप उसका पोस्टमार्टम करते हैं। जो एनालिटिकल स्किल है, आपको किसी चीज़ को एनालाइज करना आता हो, कंपैरिजन करना आता हो, एनालिसिस करना आता हो। मैं कहूँ ना कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में लड़कियों की शरह ख़ानदगी कम है, इसको एनालाइज करें तो अब आप बताएंगे ना लड़कियों की शरह ख़ानदगी क्यों कम है। जब आप उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो फिर आप एनालिटिकली एक कोई चीज़ निकाल के लेके आएंगे ना कि इस वजह से पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम जो है वो कम है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, हम आते हैं वापस क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। अब ये कहता है क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स पीपल बेटर अंडरस्टैंड। सबसे पहले काम क्या करता है, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यानी आप चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। देयर मोटिवेशंस, फिर वो आपके अंदर एक मोटिवेशन को क्रिएट करता है। एंड गोल्स, जो भी आपका हदफ है। व्हेन यू कैन डिड्यूस इंफॉर्मेशन टू फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अप्लाई दोज योर लाइफ। जो भी चीज़ आप लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर लागू करने की कोशिश करते हैं, भाइयों पे, बहनों पे, दोस्तों पे, सोसाइटी पे, दफ्तर में, इस तालीमी इदारे में, उसको वो बाकायदा इंफॉर्मेशन जो है उसका एक इम्पैक्ट होता है कि वो आप दूसरों की लाइफ में उसको जज कर रहे होते हैं। एंड यू कैन चेंज योर सिचुएशन, आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। एंड प्रमोट पर्सनल ग्रोथ, और बाकायदा उसको तरवीज कर सकते हैं पर्सनल ग्रोथ को, जो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट है, किसके लिए? ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए। अब देखिए, एक है ब्लाइंड होना। मैंने आपको एक चीज़ कही, आपने उसको मनोन मान लिया। मैंने आपको एक चीज़ कही, आपने उसको मनोन नहीं माना। आपने क्या किया? आप चीज़ों को एनालिटिकली देखना शुरू कर दें कि जो बात सलमान साहब ने की है ये ठीक है या गलत है। तो इसका मतलब है आप चीज़ों को क्रिटिकली देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आज की सिचुएशन है, अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान की करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, तो आप जो क्रिटिकली चीज़ों को देखेंगे ना, कौन क्या कर रहा है, कौन किसका ज़्यादा ब्लेम, किसका कसूर है, कौन इसमें ज़्यादा जिम्मेदार है, तो आप चीज़ों को क्रिटिकली देखने की कोशिश करेंगे। तो ये क्यों करते हैं? ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को प्रमोट कर सकें, हम अपने आप को ग्रोथ कर सकें, हैं, हम अपने अंदर हैप्पीनेस पैदा कर सकें ओवरऑल, और प्रमोट कर सकें अपने आप को एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में। अब जब एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन से मुराद है एक सिचुएशन से बेहतर सिचुएशन की तरफ, ज़रा और ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे ना, तो ये चीज़ आप देखिए कि ये बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये आपको सपोर्ट करती है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, एक चीज़ ये देख, हम जब चीज़ों को, लोगों को एवेल्युएट करते हैं ना, तो हम एक हमारा पॉइंट ये होता है कि इनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है। ये ब्लाइंड है, ये लकीर के फ़कीर है, हाँ, ये बिल्कुल जो इनको कह दें बस ये मनोन मानना शुरू कर देते हैं, या ये सोचना शुरू कर देते हैं। तो जब आप सोचते हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इस्टेब्लिश हो सकती है। अब आप देखिए, व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन। जो भी आपने बात की ना बेटा, ये एक इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन है, यानी आपका दिमाग, आपकी सोच,
आपकी फ़िक्र एक ख़ास डिसिप्लिन के अंदर ऑपरेट होती है, ठीक है। और ये प्रोसेस है, सोचना शुरू कर देता हूँ ना, आहिस्ता 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 दिमाग में चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक प्रोसेस है ऑफ एक्टिवली, एक मुतहरिक होके, फ़ाल होके, स्किलफुली, फिर मैं अपने टूल भी इस्तेमाल करता हूँ ना, इसको कैसे देखना है, इसको कैसे देखना है, इसको कैसे, कुछ तरीका आता होगा ना मुझे, तो मैं उन चीज़ों को इस्तेमाल करूँगा। कॉन्सेप्चुअली अगर मैं चीज़ों के बारे में क्लैरिटी है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी। अप्लाइंग, उस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को मैं अप्लाई करूँगा, एनालाइज करूँगा एंड इवैल्यूएट करने की कोशिश करूँगा, सिंथेसाइजिंग करूँगा एंड इवैल्यूएटिंग करूँगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक बेसिकली एक इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन प्रोसेस है, सोचने का अमल। आप एक ख़ास जाविये में, एक ख़ास फ्रेमवर्क में, एक ख़ास नुक्ते में, एक ख़ास टाइम में, एक ख़ास अमल के अंदर चीज़ों को, प्रोसेस के अंदर जाके सोचना शुरू करते हैं। और क्या क्यों करते हैं? उसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ता है, उसके लिए आपको स्किल होनी चाहिए, उसके लिए आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, उसको आप अप्लाई करने समझते हो, उसको एनालाइज करना आता हो, उसको सिंथेसाइज करना आता हो एंड इवैल्यूएट करना आता हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप में अगर दो लोग हैं, एक लोग ब्लाइंड हैं, जो कहते हैं वो करना शुरू कर देते हैं, दूसरे लोग जो हैं वो ये काम करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनको हम कहेंगे ये क्रिटिकल थिंकर है, चीज़ों को क्रिटिकली देखते हैं, ऐसे नहीं इनके पीछे जहाँ मर्जी लगा दो तो ये लग जाते हैं। पहले सोचेंगे कि इसमें क्या इंटरेस्ट है, पहले सोचेंगे ये दुरुस्त है या गलत है, सोचेंगे इसके हमें क्या बेनिफिट है, ठीक है ना। तो वो एक क्रिटिकली चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए एक और चीज़ जो है, क्रिटिकल थिंकिंग रेफर्स टू द एबिलिटी, आपकी काबिलियत को रेफर करती है, आप कैसे सोचते हैं। देखिए ना, एक ही चीज़ पे आप और मैं सोचेंगे ना, आप कुछ सोचेंगी, मैं कुछ सोचूंगा, जो ज़्यादा अच्छा सोचेगा उसकी एबिलिटी ज़्यादा बेहतर होगी ना, तो वो आपकी एबिलिटी को इवैल्यूएट करेगा, इंफॉर्मेशन को करेगा, मालूमात जो आप मालूमात दे रही हैं, एंड टू बी अवेयर ऑफ बायसेस और एजम्पशन, और वो ये देखेगा कि ये जो आप नतीजा निकाल रहे हैं उसमें कहीं तासुब तो नहीं है, बायसेस तो नहीं है, एजम्पशंस पे तो नहीं बेस करता। देखिए ना, एक चीज़ है मफरूज़ा, एजम्पशन कहते हैं मफरूज़ा, मेरा ख्याल है ऐसा होगा, मेरा ख्याल नहीं है, मुझे यकीन है ऐसा होगा। जब मैं कहूँगा मेरा यकीन है ऐसा होगा, तो उसके पीछे मेरी लॉजिक होगी, उसका कोई एविडेंस होगा, कोई उसके पीछे बेस मंतक होगी ना। तो ये आप देखिए, टू बी अवेयर ऑफ बायसेस ऑफ एजम्पशन, क्या ये सिर्फ आपके तासुबात के ऊपर पहले से मौजूद एजम्पशन है? हिंदुस्तान बहुत बुरा मुल्क है, ये हमारा एजम्पशन है, पहले से हमारा बाइसनेस है हिंदुस्तान के बारे में। हिंदू बहुत बुरा होता है, ये पहले से हमारा बाइसनेस है, एजम्पशन है हमारी। अब कोई अच्छा हिंदू भी आ जाए तो आप उसको भी बुरा समझेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने अजम्पशन से निकल कर चीज़ों को देखने की कोशिश की तो उसका नतीजा कुछ और निकलेगा। इंक्लूडिंग योर ओन, जो भी आपका है, लाइक इंफॉर्मेशन लिटरेसी, यानी आपका नॉलेज, इल्म। इट इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग आर्गूमेंट्स, वो आर्गूमेंट को जनरेट करेगा। जब आप चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं तो वो क्या करता है, वो आर्गूमेंट को जनरेट करता है, आइडेंटिफाई करता है, निशानदेही करता है बहुत सी चीज़ों की। एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की तरफ लेके जाता है इन एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक वे, एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, एक सिस्टम के अंदर रहते हुए, है एक मकसद को सामने रखते हुए चीज़ों को लेके चलना चाहता है। एंड क्लियरली कम्युनिकेटिंग योर आइडियाज़, और आपका जो भी आइडिया है उसको क्लियरली आप मुझे कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब आप अपना एनालिटिकल कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं तो वो क्लियरली मुझे कम्युनिकेट हो रहा है, जो मैं समझना चाह रहा हूँ आप वैसे ही समझा रहे हैं। बाज़ आपने देखा होगा ना कि मैं आपको कोई अपना फ़लसफ़ा समझाऊँ, आपको समझ नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरी कम्युनिकेटिंग स्किल्स जो है उसमें कहीं गैप है, मैं सही तरीके से अपनी बात नहीं समझा पाया आपको। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका आर्गूमेंट बहुत अच्छा होगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होगी, है आपकी सोच और फिक्र बहुत अच्छी है, बट आपको कम्युनिकेट नहीं करना आता, आप सही तरीके से लोगों को जस्टिफाई नहीं कर पाते, लोगों को बता नहीं पाते। तो ये कहता है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एक एबिलिटी है, काबिलियत है टू इवेल्युएट करना इंफॉर्मेशन को, अवेयर ऑफ बाइसेस एंड असम्पशन, जो बाकायदा असम्पशन से हट के होते हैं, एंड इंक्लूडिंग योर ओन, जो आपके भी बाइसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लाइक इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इट इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग आर्गूमेंट, आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम इज एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक वे, एंड क्लियरली कम्युनिकेटिंग योर आइडियाज़। अब आप ये देख लें कि अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर अपने आप को लेके चलना चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा, आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको आर्गूमेंट करनी पड़ेगी, आपको कम्युनिकेटिंग करनी पड़ेगी,
ठीक है, और आप जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, उसका वे फॉरवर्ड होगा, ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से एक क्रिटिकल थिंकिंग का जो प्रोसेस है उसको आगे लेके चल सकते हैं। मिसाल के तौर पे सोशलिज्म को मानने वाले मौजूद हैं, सेकुलरिज्म को मानने वाले लोग मौजूद हैं, इस रिलीजन को मानने वाले लोग मौजूद हैं, नॉन रिलीजन को मानने वाले लोग मौजूद हैं। ठीक है ना, आप पीटीआई का एक फिलॉसफी है, आप उससे एग्री करते हैं, पीएमएलएन की एक फिलॉसफी होगी, पीपल्स पार्टी की होगी, किसी रिलीजियस पार्टी की होगी, तो आप करते तो है ना। या टीचर आपके सामने 3 थ्योरियाँ देता है, आप उनमें से किसी एक थ्योरी को ज़्यादा अपने करीब महसूस करते हैं जो आप सोच रहे हैं, आपको लगता है ये तीनों में से ये ज़्यादा बेटर है, तो जो बेटर है उसने आपको आर्गू किया है, उसने आपको हिट किया है, उसने आपको पिंच किया है, उसने आपको चैलेंज किया है, उसने आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। तो ये तो एक डिबेट है, लोग उसी की बेसिस पे तो अपने आप को डिवाइड करते हैं। जब हम कहते हैं कि हम किस ग्रुप के हैं, हम किस ग्रुप के हैं, हम किस रिलीजन के हैं, हम किस पार्टी के हैं, हम किस इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन के हैं, तो अपने आप को साइडलाइन करते हैं ना, ग्रुपिंग करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं? इसी बेसिस पे करते हैं कि हम किस फिलॉसफी को ओन करते हैं। अब आप देखिए क्रिटिकल थिंकिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले क्या है? आस्क क्वेश्चन। आप अपने आप से सवाल पूछते हैं, व्हाई। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे आप क्रिटिकल थिंकिंग तो डेवलप ही नहीं कर सकते। क्रिटिकल थिंकिंग का बुनियादी स्टेप जो है सवाल करना है। इसीलिए जब हम आपको स्पेस देते हैं ना कि आइए जब आप सवाल करें, तो आप में से बेशुमार लोग खामोश हो जाते हैं। हम सवाल नहीं करते, डरते हैं, फियर होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, खौफजदा होते हैं, समझ ही नहीं आती सवाल क्या करें, हाँ, या सब कुछ पता होता है, तो हम सवाल को अवॉइड करते हैं। और जिस गुफ्तगू में सवाल ना हो ना, इसका मतलब है गुफ्तगू में कहीं कोई गैप रह गया है। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद मैं कहता हूँ अब आप सवाल करें मुझसे, और आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे तो मैं सोचूंगा कि यार मैंने तो बिल्कुल या तो गूंगे बहरे लोगों को बताया है, उनको कुछ नहीं समझ आया, या ये कि डरे हुए लोग हैं जो सवाल नहीं करना चाहते। तो मुझे वो एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा जिसमें आपसे सवाल करूँगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर कह दूँ मैंडेटरी कि आपने सब ने सवाल करने हैं, तो आपको एक सवाल तो करना पड़ेगा। या मैं कहूँगा आपको, मैं कहता हूँ कि आपने सवाल करना है, कोई एक सवाल आप तो करेंगे लाजमी, तो मैंने आपको कर दिया ना, तब आप मैंने किया तो आप कोई ना कोई चीज़ तो क्रिएट करेंगे। तो ये याद रखिए, खुद से सवाल करना हम करते हैं आमतौर पे, खुद से तो सवाल बहुत करते हैं, लेकिन पब्लिकली सवाल करने की आदत हमारी कमज़ोर है। इसको डेवलप करें। और जब तक आप सवाल नहीं निकालेंगे अपने आप से या दूसरों के सामने बैठ के, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप चीज़ों को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, आप चीज़ों को क्रिटिकली आगे लेके नहीं चल सकेंगे। कैसे जाएंगे जब आपने सवाल ही नहीं किया? आप सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा ना, और मेरे जवाब से कोई नया सवाल क्रिएट होगा। होता है ना, जब आप एक सवाल करते हैं तो आप मुतमईन नहीं होते, फिर आप एक अगला सवाल कर देते हैं, नहीं सर देखिए ना, इसका ये भी तो एक रास्ता हो सकता है ना। तो इसका मतलब है आपने एक चीज़ को मेरी सुनी और उससे फिर एक नया सवाल जनरेट किया। तो जितनी गुफ्तगू होगी उतने सवाल जनरेट होंगे, जितने सवाल होंगे उतने जवाब जनरेट होंगे, जितने जवाब होंगे उससे फिर मजीद सवाल जनरेट होंगे। तो पहली थ्योरी क्या है कि आपने क्वेश्चनिंग की तरफ जाना है। और क्वेश्चन करते वक्त मैं हमेशा समझाता हूं, कभी ये ना समझिए कि सवाल ठीक होता है। अगर आप ये सोचना शुरू कर देंगे ना कि सवाल ठीक होगा, तो फिर आप सवाल नहीं कर सकेंगे। सवाल तो सवाल है, वो दुरुस्त भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने सिर्फ दुरुस्त सवाल करने हैं, तो आप सवाल करते हुए 200 दफ़ा सोचेंगे और उससे सवाल नहीं करेंगे मुझसे, क्योंकि दुरुस्त पता नहीं है या नहीं है। हम तो अपने स्कूल में ऐसे ही करते थे ना, सवाल गलत हो जाता था, मास्टर ऊपर आके मारता था कि तुम्हें सवाल करना नहीं आता, फिर हम अगली दफ़ा सवाल ही नहीं करते थे। तो सवाल को ओपन हैंडेड रखना चाहिए, वो सवाल है बस। हो सकता है आपने फजूल बात की हो, वो सवाल बनता ना हो, लेकिन फिर भी मुझे आपको प्रमोट करना है क्योंकि आपने सोचा तो है ना, आपने एक बात तो उठाई है ना। तो सवाल की हौसला शिकनी ना करें, सवाल की हौसला अफजाई करें, अपने अंदर से भी सवाल करें और प्रमोट करें इस बात को, लोगों को कहें कि आप सवाल करें। अगर मैं आपको सवाल करते वक्त स्नप कर दूंगा तो फिर बात आगे नहीं चलेगी। ठीक है, तो पहला कोई कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ? सवाल करना है। ठीक है, पूछना है, अपने आप से भी पूछना है, लोगों से भी पूछना है। गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, मुझे एक ख़ास मौजू पे जिस पे मैं सोचना चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पहले उसकी इंफॉर्मेशन जमा करनी है, नॉलेज जमा करना है। पढ़ूंगा, सोचूंगा, परखूंगा, रिपोर्ट देखूंगा, गूगल करूंगा, सर्च करूंगा, रिसर्च करूंगा, तभी मेरे पास वो इंफॉर्मेशन गैदर होगा ना। लेकिन ना, 2 ही लोग हैं ना, एक ये है कि आपने सतही किस्म की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, एक ये कि आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं की, एक ये कि किसी ने बड़ी डेप्थ में जाके इंफॉर्मेशन को गैदर किया है। तो तीनों में खूबसूरती किसकी होगी? जिसने सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर की है।
तो इन्फॉर्मेशन गैदर करना सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना सीखें, मुतबादल इन्फॉर्मेशन देखना सीखें। ये नहीं कि सिर्फ अपनी मर्जी की इन्फॉर्मेशन, दूसरी मर्जी की भी देखें कि लोग क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं, किस तरह से चीज़ों को परखने की कोशिश करते हैं। तो आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जो उस मौजू से जिसको आप सोचना चाह रहे हैं उससे रेलिवेंट हो, उसको जनरेट करने की कोशिश करें। तीसरा, थिंक थ्रू सोल्यूशन एंड कंक्लूजन। अब आप एक चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं ना, तो उसका सोल्यूशन भी सोचना शुरू करें। अब प्रॉब्लम ना बने। अगर आप प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे तो आपकी कोई अहमियत नहीं है, आप प्रॉब्लम पे जाके स्टे कर देंगे। आपने प्रॉब्लम से कहाँ जाना है? सोल्यूशन की तरफ। जब आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो फिर आप सोचना शुरू कर देंगे। मैं आपसे कहता हूँ ना, देखिए ये एक सवाल है, पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। मिसाल के तौर पे एक सवाल मैं करता हूँ, आप कहते हैं तालीम है, सेहत है, रोजगार है। मैं कहता हूँ यार इसका सोल्यूशन बताइए क्या है। आप कहते हैं नहीं सर मैं पहले बताता हूँ तालीम क्यों खराब है। मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे पता है, आप सोल्यूशन बताएं, जो आपको पता है ना, आप मुझे बताएं इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका मतलब आप सोचना शुरू कर देंगे इसका रेजोल्यूशन क्या है। आप कहेंगे जी देखिए तालीम ऐसे आम करनी पड़ेगी, ये लेके आए, उसमें ये लेके आए, ये लेके आए, ये लेके आए। तो जब आपने सोचना शुरू किया रेजोल्यूशन की तरफ, तो रेजोल्यूशन निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आप चीज़ों को क्रिटिकली सोचना शुरू कर देंगे तो क्रिटिकल चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप तनकीद की तरफ चले जाएंगे तो वो वाला एटीट्यूड भी डेवलप हो जाएगा। तो आप ज़रूर क्रिटिसाइज करें, आप ज़रूर चीज़ों को क्रिटिकली देखें। लेकिन क्यों देख रहे हैं क्रिटिकली? क्योंकि आपने किसी रेजोल्यूशन की तरफ जाना है ना। अगर आपका डेस्टिनेशन जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग से रेजोल्यूशन की तरफ है तो फिर तो आप एक कामयाब थिंकर के तौर पे ऑपरेट करेंगे ना। लेकिन अगर आपका सोच जो है वो क्रिटिकल से लेके क्रिटिकल तक ही महदूद है, जिनके बारे में हम कहते हैं ये तनकीद बराए तनकीद करता है, महज तनकीद करता है, इसके पास रेजोल्यूशन कोई नहीं है, तो आपको तो रेजोल्यूशन की तरफ जाना है। तो ये याद रखिए कि आपने मुतबादल किस्म की एक थ्रू जो अपना सोल्यूशन है और उसका कंक्लूजन भी निकालना है, सोल्यूशन भी निकालना है और उसका कंक्लूजन भी निकालना है कि ये अगर हम कर लें कंक्लूड करते हुए तो फिर इससे हम अपने सोल्यूशन को इंश्योर कर सकेंगे। तो आपने क्या किया? सबसे पहले एक क्वेश्चन वाली आदत पैदा की। नंबर 2, आपने इंफॉर्मेशन को और नॉलेज को गैदर करना शुरू किया। और नंबर 3, आपने सोल्यूशन और कंक्लूजन की तरफ सोचना शुरू कर दिया। चौथा, अल्टरनेट सिस्टम ऑफ थॉट। देखिए एक है रवायती सोचना। मिसाल के तौर पे रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो आपको रोज़गार दे, हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो आपको रोज़गार दे। ये एक रवायती पर्सपेक्टिव है। अल्टरनेट क्या है? मुझे खुद रोज़गार क्रिएट करना है, मुझे अपने लिए खुद रोज़गार पैदा करने हैं। तो आप क्या करते हैं? आप मुतबादल थॉट्स को जनरेट करते हैं। एक तरीका यह है कि इलाज का, कि आप डॉक्टर के पास जाएं और मेडिसिन खाएं, ठीक है, और टीके लगवाएं, टेस्ट करवाएं। मैं इसका मुतबादल तरीका बताता हूँ। अपने आप को फिट रखें, स्पोर्ट्स में जाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपना खाना अच्छा करें, प्रॉपर रेस्ट करें, प्रॉपर स्लीप लें, तो आपको शायद दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो अब आपने अपने मसला, जो भी आपको बीमारी आ रही है, आपने उसका इलाज ढूंढना ना। तो एक इलाज तो रवायती तरीका यह है कि डॉक्टर के पास चले जाएं, और गैर रवायती तरीका क्या है कि आप अपने आप को खुद से अपने अंदर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। कौन सा फूड मुझे अच्छा लगता है, कौन सा फूड मेरे लिए सेट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, कितना खाना है, कितनी क्वांटिटी है, ये आप करना शुरू कर दें, एक अल्टरनेट मॉडल आपका निकल आएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए कि एक थिंकर जो है वो सिर्फ वो चीज़ नहीं देखता जो उसको नज़र आ रही होती है। क्रिटिकल थिंकिंग में आप बाज़ औक़ात आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना शुरू करते हैं। आप एक रवायती सोच से ज़रा गैर रवायती सोच की तरफ जाते हैं, पॉपुलर सोच से नॉन पॉपुलर सोच की तरफ जाते हैं। कोई नयापन, कोई नई चीज़, कोई नई जिद्दत, कोई नया इनोवेशन, कोई नई टास्क, कोई नया एक्शन, वो तलाश करते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आपको यहाँ पर लेके जाएगी कि आप एक मुतबादल सोच और फिक्र जो है वो डेवलप करने की कोशिश करें। फिर कम्युनिकेट इफेक्टिवली। वो मैंने आपको बताया कि अगर आप कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं करेंगे तो मुझे क्या पता चलेगा आप क्या सोच रहे हैं। आपके दिल में बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन जब तक आप इजहार नहीं करेंगे मुझे तो नहीं पता चलेगा। इजहार भी आपने उस अंदाज में करना है कि मुझे समझ आ जाए। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बोलना अच्छा आना चाहिए, लफ्ज़ों का इंतखाब अच्छा होना चाहिए, आर्टिकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए बोलने का, कौन सी बात कहाँ करनी है वो पता होनी चाहिए।
पहला लफ्ज़ क्या बोलना और आखिरी लफ्ज़ क्या बोलना, उसके दरमियान बैलेंस कैसे पैदा करना है। तो एक अच्छे कम्युनिकेटर, एक अच्छे स्पीकर के तौर पे सामने आए, ताकि जो आप सोच रहे हैं उसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। और जब आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी सोच के हामी बनना लोग शुरू हो जाएंगे, यार ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये तो देखो बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तो इसके साथ इत्तेफाक करता हूँ। मेरे बाद तीसरा कहेगा जी मैं भी आपसे इत्तेफाक करता हूँ, चौथा कहेगा नहीं मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। तो हम कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, आपने इंफॉर्मेशन नॉलेज को गैदर करना शुरू किया, आपने सोल्यूशन और कंक्लूजन की तरफ फोकस करना शुरू किया, आपने मुतबादल पॉइंट ऑफ व्यू निकालने की कोशिश की, हिकमत निकालने की कोशिश की, और आपने एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। अब आप ये देखिए कि अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग में जाना चाहते हैं तो ये क्यों ज़रूरी है, 5 चीज़ें जो आपको एक अच्छे थिंकर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाएगी, आपके अंदर वो एबिलिटी पैदा करेगी, आपको एक ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को लेके चलेगी। अब आप ये देखिए, ये टाइप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है जी। जैसे मैंने कहा कि ये मेंटल प्रोसेस है, सोचने का, दिमाग का, तो इन्वॉल्व इन अ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। दे हेल्प अस विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको मदद देगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, डिसीजन मेकिंग में, फैसला साजी के अंदर, एंड थिंकिंग क्रिटिकली, और सोचने के लिए क्रिटिकल चीज़ों के बारे में आपके अंदर वो पड़ेगा। एंड देयर आर 4 टाइप्स। अच्छा, अब आप ये देखिए, कहीं आप चीज़ों को क्रिएट कर रहे होते हैं, नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं सोचते हुए, कहीं आप चीज़ों को, पहले से मौजूद चीज़ों को क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, क्रिएट नहीं कर रहे होते, इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। कहीं आप डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ फोकस करते हैं, एक से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ, तीसरे से चौथे की तरफ, उसकी तरफ फोकस कर रहे होते हैं। वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, उन सबको जोड़ कर फिर आप एक नई चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और फिर आप इसका कन्वर्जेंट, यानी एक चीज़ जो पहले से मौजूद है उसको इनोवेट करके एक नई चीज़ को निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें अमेंडमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कोई एक चीज़ नहीं है, नुक्ता जिसके ऊपर आप कहेंगे जी सब एक जैसा सोचना शुरू कर दें, ये तो मुमकिन नहीं है। हम सब की अपनी अपनी सोच होगी ना, हम अपने अपने तरीक़ों से चीज़ों को क्रिटिकल करेंगे। एक ही लफ्ज़ को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम मिसाल के तौर पे उसकी क्या वजूहात हैं, तो आप 50 लोग बैठे हैं तो 50 वजूहात बताएंगे, 50 नहीं बताएंगे तो कम से कम आप में से 25-30 वजूहात निकलेंगी, किसी की डबल भी हो जाएंगी, आप भी वही कहेंगे, ये भी वही कहेगा, लेकिन 25-20 तो निकलेंगी ना। तो इसका मतलब है थिंकिंग का प्रोसेस जो है वो जनरेट करता है थिंकिंग के प्रोसेस को, और जनरेट जब करता है तो वो आपके लिए और चीज़ें, आज बेटा, तो वो और चीज़ें निकालना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये याद रखिए कि आपको किस तरीके से हमने इन चीज़ों को लेके चलना है। अब आप ये देखें स्टेप्स क्या हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मसले की पहले निशानदेही करें, मसला है क्या। मसले को निशानदेही किए बगैर, अब मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरे पास आए हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका मसला क्या है, आपको पता ही नहीं आपका मसला क्या है। आपने देखा होगा कि हम लोगों से पूछते हैं कि आप क्यों स्ट्रेस में हैं, कहता सर पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्यों है स्ट्रेस में। कहते हैं ना लोग कि जी समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं बीमार हो, क्या बीमारी है, कहता सर पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि क्या बीमारी है। तो आपने अपने प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया। फिर वो क्या करता है, दूसरा बंदा आइडेंटिफाई करता है। जब आप मेरे से कम्युनिकेट करेंगे तो मैं आपको आइडेंटिफाई करूँगा, मे बी मैं सही हूँ, मे बी ना हो, लेकिन जो खुद आप आइडेंटिफाई करेंगे वो ज़्यादा पायदार होगा ना। तो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीखें, चीज़ों को निशानदेही करना सीखें कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या चीज़ें हैं जो मेरे इर्द गिर्द मुझे तंग कर रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे इर्द गिर्द नई जनरेट हो रही हैं, क्या चीज़ें हैं जिसको मुझे समझने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं जिसको मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें, ठीक है। तो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीखें, रिसर्च करें, चीज़ों को तलाश करें, परखें, उसको जस्तुजू में जाएं, उसके लगन में जाएं, उसकी शौक़ में जाएं, वहाँ से चीज़ों को जनरेट करें, पढ़ें। रिसर्च से मुराद क्या होती है, पढ़ें, जो पहले से मौजूद रिसर्चेज हैं उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अगर नहीं है तो आप एक ही सवाल लेके 10 लोगों से पूछें, तो 10 लोगों के जवाब आएंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि लोग किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। तो आप कहेंगे मैंने खुद से पर्सनली लोगों से पूछा है, मैंने 20 लोगों से आर्गू किया है, मैंने 20 लोगों से इन्फॉर्मेशन गैदर की है, तो ये मेरी अपनी रिसर्च है, ठीक है ना। तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को जाके, और रिसर्च क्या करती है, असल में रिसर्च जो है ना वो आपको एविडेंस देती है। रिसर्च क्या करती है, आपको लॉजिक देती है। रिसर्च क्या करती है, आपको इमोशन से बाहर निकालती है। रिसर्च क्या देती है, आपको साइंटिफिक तरीके से अप्रोच बताती है आगे बढ़ने का।
रिसर्च क्या बताती है आपको? कोई वे आउट बताती है कि कैसे सस्टेनेबल तरीके से आपने आगे बढ़ना है। और अगर हम जज्बाती तरीके से चीज़ों को डील करना शुरू कर दें विदाउट रिसर्च, तो फिर हम एक और तरीका निकाल लेंगे। ठीक है ना? एक डॉक्टर अगर आपको सही तरीके से रिसर्च ना करे तो वो आपका मर्ज नहीं पकड़ सकेगा। अगर वो टेम्परेरी तौर पे ऊपर वाली चीज़ों को देख के आपको दवाई देना शुरू कर देगा तो वक्ती तौर पे शायद वो चीज़ ठीक हो जाए, लेकिन अंदर से वो चीज़ नहीं खत्म होगी जो असल प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने उसको फाइंड आउट ही नहीं किया, उसने उसको रिसर्च ही नहीं किया, उसने उसको जांचा ही नहीं है, उसने परखा ही नहीं है। मिसाल के तौर पर जो टेस्ट होते हैं आपके, ये क्या होते हैं? ये रिसर्च होती है ना। आपके जो मेडिकल टेस्ट होते हैं वो रिसर्च होती है, वो आपको अंदर से बता देता है कि आप क्या हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ एरर आ रहा है। तो अगर आपको बगैर टेस्ट के कोई बंदा दवाइयाँ दी जा रहा है तो वो अपना एजम्पशंस की बेसिस के ऊपर कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, शायद इशू कोई और हो। फिर डिटरमिन करें डाटा अपना डाटा आपके पास होना चाहिए जिससे आप अपने एविडेंस को इंश्योर कर सकेंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि भी आपके पास क्या सबूत है कि ये चीज़ ऐसी है? आप कहते हैं सर ये फला डाटा है जो बताता है कि हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है ना? तो डाटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना? फैक्ट्स एंड फिगर आपके पास होने चाहिए, एग्जाम्पल्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है? तो केस स्टडीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो जितनी चीज़ें ये होंगी उतनी ज़्यादा आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात को आगे लेके चलेंगे। फिर यहाँ पे भी वो आ गया क्वेश्चन पूछना है आपने, सवाल करना है, सवाल के बगैर आपकी बात नहीं चलेगी आगे। फिर बेस्ट सोल्यूशन आपने तलाश करना है। अब आप सोल्यूशन आपके पास 3 आ गए हैं दिमाग में, 2 से 3 सोल्यूशन आ गए ना। अब इसमें से बेस्ट कौन सा है उसको भी सोचेंगे, खुद भी सोच सकते हैं, दूसरों से मशवरा भी कर सकते हैं कि मेरे पास ये 2 ऑप्शन है, मेरे पास ये 3 ऑप्शन है, मुझे बताइए इसमें से मुझे क्या करना है। तो लोगों की इन्फॉर्मेशन से, लोगों के नॉलेज से फ़ायदा उठा के, एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा के मुझे एक बेस्ट सोल्यूशन की तरफ जाना है। जो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट सोल्यूशन है उसी को आपने अडॉप्ट करना है। ठीक है? फिर आप जो बेस्ट सोल्यूशन आपने आइडेंटिफाई किया है उसको आप प्रेजेंट करेंगे कहीं ना कहीं। जैसे मैंने कहा कि लोगों के पास जाके बताएंगे कि ये मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन ये है, वो कहेगा नहीं 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 ये नहीं है, देखें ना, इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, फिर ठीक हो जाएगा। तो आप प्रेजेंट करेंगे ना कहीं। ठीक है? अपने टीचर को, अपने दोस्त को, अपनी फैमिली को, हाँ, अपने किसी फ्रेंड्स को, तो आप सोल्यूशन का जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर एनालाइज कर रहे हैं उस डिसीजन को, या उस सोल्यूशन को जब आपने अडॉप्ट किया, इम्प्लीमेंट किया, तो अब आप उसका डिसीजन जो है ना वो देख रहे हैं कि अब हमें क्या इसके लिए क्या क्या फ़ैसले लेने हैं। मसलन मैंने कहा कि मेरे लिए बेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है, अब मुझे इसमें 4 फैसले करने हैं। फैसला नंबर 1 क्या है, फैसला नंबर 2 क्या है, फैसला नंबर 3 क्या है, फैसला नंबर 4 क्या है। तो मुझे अब उससे रिलेटेड जो है फैसले करने, ताकि मैं अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच सकूं। तो अब आप देखिए, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, आपने चीज़ों को रिसर्च करना शुरू किया, आपने डाटा को डिटरमिन करना शुरू किया, आपने सवाल पूछना शुरू किया, आपने आइडेंटिफाई करना किया बेस्ट सोल्यूशन क्या है, आपने प्रेजेंट करना शुरू किया और आपने एनालाइज करना शुरू किया। अब ये चीज़ें आप देख लें, आप खुद अपने आप को इवैल्यूएट करें कि आप अपनी लाइफ में किस हद तक इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है? अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आप उसको पैदा करने की कोशिश करें, सोचना शुरू कर दें। कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, ये कोई ऐसी स्किल नहीं है कि जिसको कोई पैदाइशी मामला है। ये जो सारा का सारा आपकी एक्सपीरियंस से, आपके नॉलेज से, आपकी इन्फॉर्मेशन से, आपकी स्किल से आता है। आप करना शुरू कर देंगे तो आपको आना शुरू हो जाएगा। फिर आप ये देखें इससे होगा क्या, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा आपकी लाइफ में, चाहे वो आपका पर्सनल मैटर है, चाहे वो आपका एजुकेशनल मैटर है, चाहे वो आपका डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशनल मैटर्स हैं। सबसे पहले ये होगा कि आपका जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो इम्प्रूव होगा। आप बेहतर फैसला करने की पोजीशन में आ जाएंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हैं, आप बेहतर तरीके से फैसला करना शुरू कर देंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, अपनी फूड के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, जो भी है आप चीज़ों को एवेल्यूएट करना शुरू कर देंगे। देखिए ना, मुझे कोई मसला आता है तो मैं सोचना शुरू कर देता हूँ, यार ये कहाँ से जनरेट हुआ है, बीमारी क्यों हुई है। डॉक्टर से पूछने जाता हूँ मैं, डॉक्टर साहब देखिए यार इसकी क्या इंडिकेशंस हैं जो चीज़ें आती हैं। वो कहता है इसकी 4 ये इंडिकेशंस हैं, 1 2 3 4। क्यों क्रिएट हुई है? मैं तो बाकी जगह पे बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो वॉक बहुत करता हूँ, मैं तो फला बैठता हूँ। तो जब जितना मैं जाके चीज़ों को कर रहा हूँ उससे मेरी डिसीजन मेकिंग जो है वो इम्प्रूव हो रही है। मैंने एक ख़ास फैसले की तरफ जाना है और उससे पहले मैं चीज़ों को रिसर्च कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ठीक है? फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। वरना बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होता। ठीक है? आप बड़ी ऑनेस्टली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि स्किल ही नहीं आती आपको। प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई तरीका होगा ना, कोई गिव एंड टेक होगा ना, विन विन सिचुएशन की तरफ जाना है ना। वो जो मैंने उस दिन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में बताया था कि विन विन सिचुएशन में जाना पड़ता है। तो विन विन सिचुएशन वो एक एबिलिटी है कि कैसे आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कहाँ विदड्रॉ करेंगे,
कहाँ स्टैंड करना है, वो सारी एबिलिटी आपको सीखनी पड़ेगी आपकी आएगी। फिर आपकी रिफाइन योर रिसर्च स्किल, जितना आप जाएंगे डूबेंगे रिसर्च के अंदर खेलेंगे, उतनी आप अपने आप को रिफाइन करेंगे, उतना आप अपने आप को पॉलिश करेंगे। अभी शुरू में आपको लगता होगा मुश्किल आएगी, आगे जाके आपको ज़रा इम्प्रूवमेंट नज़र आनी शुरू हो जाएगी, तो रिफाइन हो जाएंगे, ज़रा खूबसूरती पैदा होनी शुरू हो जाएगी, बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, शक्ल उसकी बेहतर हो जाएगी, समझने की सलाहियत बेहतर हो जाएगी, हाँ, परखने की सलाहियत बेहतर हो जाएगी, एवेल्युएटिंग की सलाहियत बेहतर हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन की सलाहियत बेहतर हो जाएगी, एक्सपीरियंस ज़रा बेहतर हो जाएगा, है, एनालिसिस बेहतर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये उस वक्त आ रही हैं जब आपके अंदर ये बाकायदा जिसे कहते हैं ना कि रिसर्च स्किल्स आएंगी, तो उससे आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे। पॉलिशेस योर क्रिएटिविटी। अब क्रिएट तो हम सब करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम कोई चीज़ें क्रिएट नहीं करते। हमारे दिमाग में 24 घंटे कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है, हम कई चीज़ें क्रिएट करते हैं, लेकिन हो सकता है वो क्रिएट वाली जो चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी ना हो, उसमें पॉलिशिंग का बहुत इशू हो। अभी पॉलिश करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बेहतरी लाने की ज़रूरत है, खूबसूरती पैदा करने की ज़रूरत है, स्मार्टनेस पैदा करने की ज़रूरत है। तो वो जो आपने पॉलिश करना है, वो जैसे मैं आपको मिसाल बताता हूँ हमेशा कि जैसे हम सुबह घर से निकलते हैं तो अपने आप को पॉलिश करते हैं, अपने ड्रेसेस के साथ, अपने चेहरे के साथ, अपनी फ्रेशनेस के साथ, ठीक है, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी के साथ, कौन सा कलर पहनना है, क्या चीज़ पहननी है, कैसे चीज़ पर लगाना है, क्या अपने आप को सजाना है, किस तरह से करना है। तो आप क्या करते हैं? आप पॉलिश करते हैं ना, बेसिकली पॉलिश करते हैं। आप जब घर के अंदर होते हैं तो आप एक और होते हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं तो एक और शक्ल निकल आती है। तो क्या करते हैं? हम पॉलिश करते हैं। जब हम पॉलिश करते हैं तो इसका मतलब है हमारी क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं। अच्छा, क्रिएटिविटी कहाँ से बढ़ती है? आपके पास नॉलेज हो, आपके पास इल्म हो, अच्छा ज़्यादा मुताला हो, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ज़्यादा एक्सपोजर हो, हाँ, वो आपको आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाएगा। आप ज़्यादा कम्युनिकेट करें, लोगों के साथ इंटरेक्टिव हो जाए। आप अपने आप से बातें करते रहेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। आप लोगों से बात करेंगे तो आपको कई तरह की चीज़ें मिलेंगी, शुरू हो जाएंगी। आप टीचर्स के साथ ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा होगा। आप सिर्फ उनके लेक्चर सुनते रहेंगे तो एक और तरीका होगा। 1-to-1 गुफ्तगू करेंगे तो कुछ और निकलेगा। तो ये अब पॉलिशिंग करनी है अपने, ताकि आपकी क्रिएटिविटी बढ़े। हम कहें यार ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त है, हर वक्त कोई ना कोई चीज़ क्रिएट करता रहता है, हाँ, कोई ना कोई चीज़ इनोवेट करता है, कोई ना कोई चीज़ डेवलप करता है, कोई ना कोई चीज़ पैदा करता है, कोई ना कोई चीज़ नई लेके आता है, इनोवेटिव करता है। ठीक है ना, दर्जी है ना, कपड़े तो सब सीते हैं, कुछ दर्जी डिज़ाइन बहुत अच्छे बनाते हैं, वो इनोवेट करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं। हम जाते हैं उसके पास, वो कहते हैं हमारा भी उसी तरह का डिज़ाइन बना के दें यार, जैसे आपने वो बनाया। दर्जी वो हो सकता है वो बहुत अच्छा हो जो क्रिएटिविटी ना करता हो, और बहुत अच्छा दर्जी हो, बड़ा पायदार किस्म के कपड़े सीता हो, लेकिन उसके पास क्रिएटिविटी नहीं है, नए इनोवेशंस नहीं है, नए आइडियाज़ नहीं है, नई जिद्दत नहीं है। तो जो इसकी तरफ जाएगा वो आपके अंदर ये सलाहियत पैदा करेगा। फिर क्यूरियोसिटी पैदा करेगा आपके अंदर, आप मुनफरद नज़र आएंगे, ठीक है ना, आप लोगों में फौरी तौर पे पहचाने जाएंगे। तो ये आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपके अंदर ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, आपकी रिसर्च स्किल्स है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी क्यूरियोसिटी है, ये पैदा करता है। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग होने का क्या फ़ायदा होगा, तो मैं आपको बताऊंगा ये 5 चीज़ें जो है आपके अंदर पैदा हो जाएंगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता जनरेट होती हैं। ये भी पॉलिश होती है ना, आज आप एक स्टेप पे खड़े हैं, कल दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे, परसों तीसरे स्टेप पे आ जाएंगे। आहिस्ता 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 जितनी इसके अंदर आप गुड़ डाल रहे हैं, जितनी इसके अंदर मेहनत कर रहे हैं, जितना आप इस पर सोच रहे हैं, जितना आप इसको वैल्यूएट कर रहे हैं, जितना इस पर थिंकिंग कर रहे हैं, उतना ही आप पॉलिश होते जा रहे हैं। आज आपने 4 किताबें पढ़ी हैं, कल 10 पढ़ेंगे। आज आपके पास 4 किताबों का नॉलेज है, कल 10 किताबों का नॉलेज होगा। आज आपके पास 2 स्किल्स हैं, कल आपके पास 6 स्किल्स हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको आप इम्प्रूव करते जाइए, ठीक है। तो ये आप देखिए कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो इस तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे। अब आ जाएं, आपका एनालिटिकल स्किल क्या है। एंड इंडिविजुअल, एक इनफरादी फ़र्द की जो सलाहियत है कि वो मसलों को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, मसलों को समझते हुए उसको आइडेंटिफाई करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, तहकीक करता है, पोस्टमार्टम करता है, रिसर्च करता है, टू फाइंड आउट रेलिवेंट फैक्ट्स, जो उससे जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, ठीक है, एंड फाइंड अ लॉजिकल सोल्यूशन। अब आप देखिए
सबसे पहले उसने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, इन्वेस्टिगेट किया, रेलिवेंट फैक्ट्स को देखा और साथ साथ लॉजिकल सोल्यूशन जो है, आइए जी, लॉजिकल सोल्यूशन जो है उसको देखने की कोशिश की। अगर आपका सोल्यूशन जो है वो लॉजिकल नहीं है, इमोशनल बेस्ड पे है, रिएक्शनरी है, ट्रेडिशनल है, पुरानी रिवायात के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो मुमकिन है लॉजिकल सोल्यूशन ना हो। मुमकिन है आपको नए अंदाज से, नए इल्म से, जदीदियत की बेसिस पे, दुनिया के एक्सपीरियंस से, दुनिया ने कैसे चीज़ों को फाइंड आउट किया है उससे सीखना पड़ेगा। तो ये जो एनालिटिकल स्किल है ये आपको प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन से लेके कहाँ लेके आती है, लॉजिकल सोल्यूशन के। यानी आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, वहाँ से सफ़र शुरू करना है और कहाँ जाना है, लॉजिकल सोल्यूशन की तरफ। अब अगर आपकी आइडेंटिफिकेशन ठीक है, आपकी इन्वेस्टिगेशन ठीक है, आपकी रेलेवेंट फैक्ट्स ठीक हैं, तो आपका लॉजिकल सोल्यूशन भी ठीक होगा। लॉजिकल बात है ना। अगर आप शुरू से ठीक चल रहे हैं तो लॉजिकल सोल्यूशन भी ठीक होगा। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिफिकेशन ही गलत है, इन्वेस्टिगेशन ही गलत है, रेलेवेंट फैक्ट्स ही गलत हैं, तो आपका लॉजिकल सोल्यूशन भी गलत हो जाएगा। तो अब लॉजिकल सोल्यूशन पे आके जब नाकामी होती है तो फिर हम मातम करते हैं, मर गए, सब तजर्बा गलत हो गया। लेकिन क्योंकि आपने बेस लाइन जहाँ से शुरू करना था वही ठीक नहीं शुरू किया, वहीं आपने इमोशनल पन दिखाया है, वहीं आपने रिएक्शनरी अप्रोच दिखाई है, वहीं आपने ट्रेडिशनल अप्रोच दिखाई है, तो आपने प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा याद रखिए, अपनी ज़िंदगी के अंदर भी, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी, आपका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सॉलिड वे में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप चल ही नहीं सकते, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते अगर आपने अपना प्रॉब्लम सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया। आप कोई चीज़ छुपाएंगे ना तो उसका लॉजिकल सोल्यूशन भी गलत होगा ना, क्योंकि आपने मुझे बताया नहीं सही बात। वकील क्या करता है, वकील कहता है क्लाइंट को, देखो यार तुमने कत्ल किया ना, तो तुम मुझे बता दो कि तुमने कत्ल किया, ताकि मैं उसके लॉजिकल सोल्यूशन की तरफ लेके जाऊं कि तुम्हें कैसे बचाना है। वो कहेगा नहीं सर मैं तो कत्ल ही नहीं किया, बेफिक्र हो जाओ, मैं कत्ल नहीं किया। कत्ल किया होता उसने। फिर जब वो कहता कि सर मैंने कत्ल नहीं किया, तो मैं जाके इन्वेस्टिगेट करता हूँ, रेलेवेंट फैक्ट्स को चेक करने की कोशिश करता हूँ और फिर लॉजिकल सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ, तो मैं जज के सामने मार खा जाता हूँ, क्योंकि जो मैं डाटा लेके गया था वही गलत था, पकड़ा गया। तो इसलिए वो कहते हैं कि डॉक्टर से और वकील से कभी झूठ ना बोलें। अगर आप डॉक्टर से और वकील से झूठ बोलेंगे तो आपका लॉजिकल सोल्यूशन जो है वो गलत हो जाएगा। जो है वो आपको बताना पड़ेगा उसी की बेसिस पे ही। और उसको, वकील को पता होता है कि मेरे क्लाइंट ने कत्ल किया हुआ है, लेकिन मैंने बचाना है, मेरे पास, मैं तो इसी बात की फ़ीस लेता हूँ, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। तो ये याद रखिए, एन इंडिविजुअल एबिलिटी, उसकी सलाहियत टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, इन्वेस्टिगेट, टू फाइंड आउट रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फाइंड अ लॉजिकल सोल्यूशन। अगर आप इसकी तरफ चले जाएंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को परखना शुरू कर देंगे। अब आप ये देखिए टाइप्स क्या हैं। कम्युनिकेशन अगेन आपको आके तंग करेगी, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट गुड कम्युनिकेटर, आपको हर महाज पे प्रॉब्लम आएगा। कम्युनिकेशन आपको इम्प्रूव करनी है। विदाउट इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेज़ी में बोलना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उर्दू में बोलना है, ये मैं नहीं कह रहा कि अरबी में बोलना है। आप पंजाबी में बोलना चाहते हैं तो सही तरीके से कम्युनिकेट करें। जिस ज़बान में भी बोलना चाहते हैं उसमें सही तरीके से कम्युनिकेट करें कि दूसरों को समझ आ जाए। मुझे गुलाबी अंग्रेज़ी ना बोलें, उससे बेहतर है कि आप उर्दू बोलें, क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छी आती है आप अपनी ज़बान के अंदर ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे ना, पेश करेंगे। तो वो बोले जो आपको आती है। कम्युनिकेट करना सीखें। अल्फाज अच्छे होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, स्ट्रक्चरल होने चाहिए, ठीक है ना, आर्टिकुलेटेड होने चाहिए, वॉइस पिच आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वो आखिर तक आवाज़ जा रही है। मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ आपको आखिर में कि आपका नाम क्या है, मुझे लगता है उसने खुद अपने आप को बताया है, उसके साथ वाले को भी नहीं पता चला। तो अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्रिएटिविटी का मैं आपको बता दिया है कि चीज़ों को क्रिएट करेंगे तो
तो आपको एनालिटिकल स्किल्स आएंगी। विदाउट क्रिएटिंग एनालिटिकल स्किल्स कैन नॉट बी इस्टेब्लिश, आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, सोचें, बार बार सोचें कि यार ये चीज़ क्यों हो रही है, क्यों मुझे कहा गया कि ऐसे करना है, उसको परखें, उसको पोस्टमार्टम करें, उसको टटोलें, उसको सर्च करें, उसकी जस्तजू में जाएं, उसकी लगन में जाएं। मैंने इसको परखना है, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, ये सब चीज़ें मैं करनी पड़ेंगी। वो जो 5 W's है ना, 5 W's है, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद डाटा एनालिसिस करना सीखें। अब मैं आपको डाटा दे देता हूँ कि जी लड़कियों की शरह खानदगी का ये डाटा है हमारे पाकिस्तान में, अर्बन ये है, रूरल ये है, ठीक है, बड़े शहरों का ये है, छोटे शहरों का ये है, जनरल ये है। अब इसका एनालिसिस कौन करेगा? ठीक है, मैं आपको एक और मिसाल बताता हूँ। आपने मुझे कहा कि लड़कियों की शरह खानदगी जो है पाकिस्तान में 56% है, फॉर एग्जांपल 56%। अब जब मैं एनालिसिस करूँगा, मैं कहूँगा अच्छा पाकिस्तान का लिटरेसी रेट लड़कियों का 56% है, गुड। अब मैं देखूँगा चारों सूबों का कितना है, तो पता चलेगा कि जनाब पंजाब का अच्छा है, बलूचिस्तान का कम है, KPK का कम है, सिंध का बेजा थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ यार अर्बन कितना है और रूरल कितना है, वो पता चलेगा अर्बन ये है, रूरल ये है। वो जो 56% लिटरेसी था लड़कियों का, वो चलता चलता नीचे जाके डाउन होता जा रहा है, 24, 21, 20 तक आ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे मैं नीचे जाके एनालिसिस करूँगा उसकी शक्ल बदलती जाएगी। तो इसलिए जनरलाइज स्टेटमेंट्स होती हैं ना, उसके ऊपर गुजारा नहीं करना चाहिए। हम बड़े आराम से कह देते हैं कि पाकिस्तान में अब लड़कियां बहुत पढ़ रही हैं, कहते हैं ना यूनिवर्सिटियां हमारी भरी पड़ी हैं लड़कियों से, लड़के कम हो गए। तो इससे हम नतीजा निकालते हैं कि लड़कियों की शरह खानदगी बढ़ गई है, लड़कियां बहुत पढ़ रही हैं। लड़कियों की शरह खानदगी आज भी उतनी ही कम है जितनी पहले थी। सिर्फ यूनिवर्सिटी में लड़कियों की तादाद देखने से ये अंदाज़ा मत लगाएं कि लड़कियाँ बहुत तालीम हासिल कर रही। अभी भी लड़कियों का नंबर कम है हायर एजुकेशन के अंदर लड़कों के मुकाबले में। ठीक है, तो ये पहले से जो हम चीज़ें निकाल लेते हैं, अजम्पशंस बना लेते हैं, हम डाटा को एनालाइज ही नहीं करते, पॉवर्टी को नहीं समझ पाते। ठीक है, हम समझ नहीं पाते। अभी देखिए आटा बट रहा है ना सारा का सारा, किस तरीके से अफरा तफरी मची हुई आटा बांटने के ऊपर। हमारे पास एनालिसिस नहीं है, कहाँ बांटना है, किसको बांटना है। मस्जिद में ऐलान कर देते हैं आ जाओ, ट्रक खड़ा हुआ है आटा ले लो, वो जिसको नहीं भी चाहिए वो भी आगे खड़ा हो जाता है। लालच तो होता है ना इंसानी फितरत में कि जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी मांग रहा है। फिर एक एक बंदा जो है वो लड़ाई झगड़े में 3-3 4-4 पैकेट ले जाता है, लिफाफे ले जाता है, थैले ले जाता है, एक को एक भी नहीं मिलता। तो हम चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज नहीं करते, रीजनिंग को नहीं समझने की कोशिश करते, लॉजिक को समझने की कोशिश नहीं करते। तो जब तक हम डाटा को एनालिसिस नहीं करेंगे आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकेंगे सही तरीके से। उनको इंश्योर करें। फिर वही रिसर्च वाली बात आ गई कि आपको रिसर्च करनी है, तहकीक करनी है, परखना है, चीज़ों को देखने की कोशिश करें कि चीज़ें कैसे आगे चलती हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कैसे आप अपने एनालिटिकल स्किल को इम्प्रूव करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आप क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करते हैं। अब इसकी विधा देखें। नंबर 1, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड स्किल्स। इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड स्किल्स। अब इसकी कोई मंजिल नहीं है, आपके पास बेतहाशा इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है, जितनी गैदर कर सकते हैं गैदर करने की कोशिश करें। इतना नॉलेज पड़ा हुआ है, जितनी नॉलेज आपको चाहिए उतनी नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। बेशुमार स्किल्स हैं, जितनी स्किल्स आपको चाहिए उतनी उसको गेन करने की कोशिश करें। इसका कोई जिसे कहते हैं ना बंदिश नहीं है। जितना ज़्यादा आप इसमें कूदेंगे, इसमें नहाएंगे, स्विमिंग करेंगे, उतनी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, एक चीज़ डाइवर्स रीडिंग पढ़ें। अब ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अपनी मर्ज़ी की किताब पढ़ते हैं, अपने मुखालिफ की किताब नहीं पढ़ते। मिसाल के तौर पे अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं हिंदुओं की किताबें नहीं पढ़ूंगा, क्रिश्चियनिटी की किताब नहीं पढ़ूंगा, ज्यूश की किताब नहीं पढ़ूंगा। क्यों? पढ़े पता चले वो क्या है। आपको एक आप कौन से डिसिप्लिन की है, कौन सा सब्जेक्ट है आपका? बीबीए किस सब्जेक्ट में? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कौन हो यार, क्या कर रही हो? सब्जेक्ट यही तो है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर रही है ना। अब आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ रही हैं,
आपको मैं कहता हूँ लिटरेचर पढ़ती हैं, आप कहेंगे नहीं मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। आप इस्लामियात पढ़ती हैं, आप कहेंगे नहीं। मीडिया पढ़ती हैं, आप कहेंगे नहीं। आपको पढ़ने हैं, आपको अपने सब्जेक्ट से हट के दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। सब्जेक्ट से मुराद रीडिंग करनी है। जैसे हम शायरी की किताबें पढ़ते हैं, जैसे हम ड्रामा देखते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, अफसाने पढ़ते हैं। तो अपनी रीडिंग जो है सिर्फ वो रीडिंग नहीं करनी जो आपके ख्यालात की अक्कासी करती है, उस रीडिंग को भी पढ़ना जो आपके ख्यालात के बरक्स है, ताकि आपको सेकंड थॉट पता चले। देखिए ना, हम सब मुसलमान हैं, जो भी हम में से मुसलमान हैं, हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। आपका कोई कमाल नहीं है। अल्लाह से जितनी मर्जी मोहब्बत कर ले, लेकिन आपको बस एक इनाम मिला कि आप एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। लेकिन अगर मैं किसी यहूदी घराने में पैदा होता, किसी सिख घराने में पैदा होता, हिंदू घराने में पैदा होता, तो मैं वो होता। तो ये तो अल्लाह ताला ने में डाल दिया है। आपका क्या कमाल है? आपका कमाल ये है कि आपने बाकी मज़ाहिब का मुताला किया है और मुताला करने के बाद आपको लगा कि इस्लाम सबसे बेहतर मज़हब है। फिर तो बात समझ आती है लॉजिकली, वरना आप ब्लाइंड है सारे के सारे। आपका नाम आज अगर शौकत है, कल पीटर भी हो सकता था, परसों यादेव भी हो सकता था, आप एक और नाम से पैदा होते। तो इसमें मसला ये है कि हम अपनी जो डाइवर्स किस्म का रीडिंग मटेरियल है ना, वो नहीं पढ़ते। हम सिर्फ वो पढ़ते हैं जो हमें अच्छा लगता है। जो हमारा नकाद है ना, वो नहीं पढ़ते हम, उनकी बात नहीं सुनते। तो हमें पढ़ना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि दूसरे किस तरह से सोचते हैं, उनका मज़हब क्या कहता है, उनकी अखलाकियात क्या कहती है, उनकी समाजियात क्या कहती है, वो देखना पड़ेगा ना। तो डाइवर्स किस्म की रीडिंग पढ़ें, सिर्फ अपने सब्जेक्ट की रीडिंग ना पढ़ें, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो फिर आप अपने सब्जेक्ट के अंदर तो ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट से हट के कोई इल्म आ जाए तो फिर आप बेबस हो जाएंगे, ठीक है ना। पार्टिसिपेशन नंबर 3, आप जब तक चीज़ों में एक्टिविटी में जाके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप एनालिटिकल स्किल सीख ही नहीं सकते। घर में बैठेंगे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप लोगों में जाके बैठेंगे, लोगों की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों को सुनेंगे, लोगों से सवाल करेंगे, लोग जो सवाल कर रहे हैं उनके जवाबात सुनेंगे, तो आपके अंदर भी एनालिटिकल स्किल आएगी ना। अब मुझे याद है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जब ये सेमिनार वगैरह होते हैं तो हमें बच्चों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अब इधर से बुला के लाते हैं, उधर से भाग रहे होते हैं, इधर से लाते हैं, उधर से भाग रहे होते हैं। शौक ही नहीं है सुनने का। आपको लगता है टाइम ज़ाया हो रहा है, इससे बेहतर कॉरिडोर में बैठ के गपशप मार लें, क्योंकि आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। वहाँ आपकी अटेंडेंस लगी होती है, टीचर आपके सर पे खड़े होते हैं कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये हो जाएगा, आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, फना नहीं होगा। आपका शौक नहीं है चीज़ों के पार्टिसिपेट करने का। अब आपकी सारी की सारी इंटरटेनमेंट जो है वो मोबाइल के अंदर चली गई है। आप आउटडोर एक्टिविटीज़ के ऊपर भी यकीन नहीं रखते। तो कैसे आप अपने आप को ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है, ये एनालिटिकल स्किल पैदा करेंगे जब आपने चीज़ों में पार्टिसिपेट ही नहीं करना। मैं जब जर्मनी में था तो हमें वहाँ पे दिखाया गया था एक यूनिवर्सिटी का, जब हमने विज़िट किया तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक चार्ट और कंप्यूटराइज शीट चल रही होती थी, लाइन स्क्रीन, और उसमें लिखा होता था कि आज यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सा इवेंट हो रहा है। मैं आया हूँ अपने डिपार्टमेंट में, मैंने देखी है स्क्रीन और मुझे पता चला आज यार सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक बड़ा अच्छा सेमिनार हो रहा है, एंड टीचर विल अलाउ मी। मैं कहूँगा कि मैं उस सेमिनार में जा रहा हूँ, मेरा टीचर ये नहीं कहेगा कि तुम क्लास से गैर हाजिर हो, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द एक्टिविटी। इफ़ यू गो टू द एंड पार्टिसिपेट, आपको जो बताते बताते थक जाते हैं, आप आते ही नहीं हैं। तो आप जब तक चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अपने इर्द गिर्द होने वाली एक्टिविटीज़ में, उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो अपने एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं, जहाँ आपको मौका मिले वहाँ जाके बैठें, जहाँ आपको कोई एक्टिविटी मिलती है उसमें जाके बैठें, सुने, सवाल करें, जवाब सुने, सोशलाइजेशन करें, दोस्तों के साथ ताल्लुकात बनाएं, ठीक है ना। तो फिर आप देखिए कि आपकी एनालिटिकल स्किल ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्लियर फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्या चीज़ सोचता हूँ यार, मैंने कहाँ जाना है, क्या मेरा डेस्टिनेशन है। आवारागर्दी नहीं होती, आवारागर्दी नहीं चलेगी। आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसते हैं ना, तो अगर आपने जाना है ग्रॉसरी लेने तो ग्रॉसरी सेक्शन में जाएंगे,
अगर आपने कोई फलां चीज़ लेनी है तो फलां सेक्शन में जाएंगे, फलां चीज़ लेनी है तो फलां सेक्शन में जाएंगे। क्यों? आपका फ्रेमवर्क क्लियर है। वरना फिर आप वो डिपार्टमेंटल स्टोर में घूमते रहेंगे, जेब में 5,000 से 20,000 की शॉपिंग कर ली है, कभी इधर से भी उठा ली, वहाँ से भी उठा ली, यहाँ से भी उठा ली, फिर काट देंगे, फिर कल को आगे गालियाँ निकालेंगे कि यार ऐसी लेनी तो मैंने 2 चीज़ें थी, दे के मैं 10 आ गया हूँ। क्योंकि आपका फ्रेमवर्क क्लियर नहीं है। अपनी क्लैरिटी लेके आए हैं अपनी सोच में, अपने आइडियाज़ में, अपने कंटेंट में, अपने डेस्टिनेशन में, अपने ऑब्जेक्टिव में, अपने मिशन में, अपनी लॉजिक के अंदर। तो जब आपका क्लैरिटी और फ्रेमवर्क होगा तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इंप्रूव करेंगे। फिर डिस्कशन करें, सवाल करें, सवाल करेंगे तो डिस्कशन जनरेट होगा ना। अच्छा, बाज़ लोगों को बड़ा फियर होता है कि वो बड़े ग्रुप में डिस्कशन नहीं कर सकते। अगर मैं आपको यहाँ मौका दूँ तो शायद आप ना कर सकें। सेशन ख़त्म होगा तो आप में से कुछ लोग आएँ मेरे पास, डिस्कशन करें कि सर ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं सॉरी मैं वहाँ नहीं पूछ सका, मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ आपसे। परसों करें, आज नहीं पूछ सके कल पूछें, परसों पूछें, तो चौथ पूछें, पूछें। जितना ज़्यादा आप डिस्कशन करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी डिस्कशन में ब्यूटी आएगी, उतना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी आपकी आर्टिकुलेशन बेहतर होगी। तो डिस्कशन को अवॉइड ना करें। वैसे गॉसिपिंग करने के लिए सुबह से शाम तक आप लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन जहाँ काम की गुफ्तगू होती है वहाँ पे आप डिस्कशन ही नहीं करते। बंदा कहता है ये सवाल है, कहते नहीं सर कोई सवाल नहीं है, लिखे मूसा पढ़े खुदा, इधर से सुना उधर से निकाल दिया, समझ नहीं आती। फिर हमें लगता है कि हम 1 घंटा फजूल बातें करते रहे, किसी ने कोई सवाल ही नहीं किया, डिस्कशन ही नहीं जनरेट हुई। और मैं तो ऐसी एक्टिविटी के खिलाफ हूँ जिसमें से कोई डिस्कशन ना हो, वन साइडेड हो जाती सारी की सारी। तो डिस्कशन को अपनी आदत में लेके आए, दूसरों के व्यूज़ को अंडरस्टैंड करें। ज़रूरी नहीं कि मेरा व्यू जो है वो आपके व्यू के साथ मैच करे, ज़रूरी नहीं कि आपकी सोच और मेरी सोच एक होनी चाहिए, नहीं हो सकती। आप एक अलग थिंकर हैं, मैं एक अलग थिंकर हूँ, मैं एक और तरीके से देखता हूँ, आप एक और तरीके से देखते हैं। तो ज़रा दूसरों के व्यूज़ को रिस्पेक्ट तो देना। ये थोड़ी कि मेरा सियासी मुखालिफ है तो मैंने उसको गाली निकालनी है, ऐसे तो नहीं होगा। तो दूसरों के व्यूज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें, उसको परखने की कोशिश करें, उसको एक्सेप्टेंस में लेके आएँ, उसमें टॉलरेंस पैदा करें। तो फिर आप देखिए आप ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। रैशनल अप्रोच होनी चाहिए, जो मैंने कहा लॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए कि वाकई आप सही तरीके से, जज्बातियत उसमें ना नज़र आए। जज्बात मार दूंगा, हिंदुस्तान की ऐसी तैसी कर दूंगा, हिंदुस्तान की ऐसी तैसी तो पता नहीं होगी नहीं होगी, तुम्हारी ऐसी तैसी ज़रूर हो जाएगी। पल्ले है कुछ नहीं तो जा रहे हो वहाँ पे मारने के लिए, जिनके पास $550 अरब इस वक्त उनका इकनॉमिक है, आपकी $2 अरब भी नहीं है। पहले अपने आप को तो देखो कहाँ खड़े हो। अब छोड़े इंडिया को, आप तो बांग्लादेश का मुकाबला नहीं करने चाहते इस वक्त, $56 पे खड़ा हुआ है। तो आप अपने आप को रैशनल लेके आए, लॉजिकल लेके आए, प्रैक्टिकल लेके आए, अपनी असेस करें पावर क्या है, कितनी पावर है। अपने से ताकतवर के सामने जाके बड़क मारेंगे, मार देगा आपको। पहले अपनी ताकत को असेस करें कि मेरी ताकत कितनी है। पाकिस्तान अमेरिका को गाली निकालेगा, नहीं मुकाबला कर सकता, उसकी ताकत देखें कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं। तो अपने आप को रैशनल तरीके से लेके चले आगे, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को आगे लेके चले। मजहबी बुनियादों पर, सियासी बुनियादों पर, सिक्योरिटी बुनियादों पर जज्बातियत ना दिखाएं। आपका मज़हब है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप भी तो मेरे मज़हब की रिस्पेक्ट करें ना। मैं अगर आपके अकीदे की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो आप भी मेरे अकीदे की रिस्पेक्ट करें यार, मुझे काफिर तो ना कहें जी। कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा होता है, मैंने अभी डिस्कशन की है ना, इसी के अंदर कई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सवाल करने हैं ना आपने, अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि सवाल जो है वो, देखिए ना, मेरे गुफ्तगू से जो सवाल आपने जनरेट किया वो एक कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में तो सवाल पैदा हुआ है। और अगर आपका मेरा मामला सेम है तो फिर आपका सवाल ही नहीं है। सवाल तो वहाँ होगा जहाँ मेरे और आपके ख्याल में फ़र्क आएगा। तो ये एक ब्यूटी है, इसकी रिस्पेक्ट करें, इसको खूबसूरती का नाम दें, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें। हमने दूसरों की ख्यालात को इज्जत देनी है, एहतराम देना है, ना कबूल करें लेकिन एहतराम तो देना। मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता, सॉरी, लेकिन मैं आपकी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ। रिस्पेक्ट में तो कोई चीज़ें नहीं होंगी ना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को उससे ना घबराएं। मैंने उस दिन भी कहा था आपको, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट का पैदा होना कोई मुश्किल बात नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट को डील ना करना ये ज़्यादा मुश्किल काम है।
तनाज़ों को ख़त्म करें ना, तनाज़े ख़त्म होने चाहिए, अदरवाइज़ तो फिर नहीं होगा। इसी तरह से सवाल अगर निकला तो सवाल को जवाब में लेके जाएं ताकि आपका ये सवाल ख़त्म हो, अगला सवाल क्रिएट हो, तो ये कॉन्फ्लिक्ट के साथ ही निकलेगा। ठीक है। अल्टरनेट ओपिनियन, मैं आपसे कहता हूँ ठीक है आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही, बराए मेहरबानी मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो यू हैव टू बी अ सेकंड थॉट, आपके पास सेकंड थॉट होनी चाहिए ना। आप मुझे बताएं ना मुतबादिल क्या है, मैं कहता हूँ मैंने ये नहीं खाना, तो आप मुझे बताएंगे ना आपने क्या खाना है, मैं बताऊंगा तो फिर आप मेरे लिए अरेंज करेंगे ना। तो ये सेकंड ओपिनियन अपने अंदर जनरेट करें। जब तक आप अपने अंदर सेकंड ओपिनियन नहीं जनरेट करेंगे, थर्ड ओपिनियन जनरेट नहीं करेंगे, ये जो फौजी है ना हमारे, इनके पास जब एक्शन करना होता है ना, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5, जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है वो ऑप्शन खेल देते हैं। तो आपके पास एक अल्टरनेट ओपिनियन होनी चाहिए, दूसरी राय होनी चाहिए। लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, ऑब्जर्व करें लोगों को, चेहरों को देखें, कौन आपकी बात तवज्जो से सुन रहा है, कौन आपकी बात तवज्जो से नहीं सुन रहा। कल रात में एक टॉक शो में था, तो मेरी गुफ्तगू में मेरा जो सेकंड पार्टिसिपेंट था वो मेरा और मेरे एक दूसरे कुलीग का गुफ्तगू पे मजाक उड़ा रहा था, तो मुझे बड़ा तैश आ गया और मैंने टॉक शो के अंदर कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप मेरी गुफ्तगू के ऊपर तज़हीक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा ये मेरी बात को कितना सीरियस लेता है। तो आप उस एक्सपीरियंस की बेसिस पे अपनी अगली बात को जनरेट करते हैं। तो आपकी ऑब्जर्वेशन आपकी किताब की नॉलेज से ज़्यादा पावरफुल है, आपका एक्सपीरियंस आपकी डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली दफ़ा बताया था ना, एक बच्चा है उसके पास डिग्री नहीं है, एक्सपीरियंस यह है वो मोटरसाइकिल खोल के पूरी जोड़ लेता है। वो तो बड़ा शानदार लड़का बच्चा हुआ ना, उसको कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ी, उसको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसका एक्सपीरियंस ये है कि वो मोटरसाइकिल खोलता है, मोटरसाइकिल जोड़ देता है। आपको नहीं पता चलेगा। तो आप अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ चीज़ों को एंजॉय करते हैं। आपको पता चलता है कि ये जो बंदा बैठा है, ये बंदी है, ये मेरे लिए कितना फ्रूटफुल है, कितना मेरे लिए वैल्यू एडिड है। मेरी ऑब्जर्वेशन बता रही है ना, गलत भी हो सकती है, लेकिन जब गलत होगी तो फिर एक एक्सपीरियंस हुआ ना, उससे सीखेंगे तो फिर दूसरी दफ़ा ठीक करेंगे। तो आप अपने ऑब्जर्वेशन को और एक्सपीरियंस को आगे लेके चलें थ्रू थब प्रोसेस एंड वे फॉरवर्ड। जब भी आप प्रोसेस को लीड करेंगे तो आपको वे फॉरवर्ड तलाश करना है। वे फॉरवर्ड के बगैर आप आगे नहीं चल सकते हैं। ये दो चीज़ें रहेगी, बस मैं करके फिर मैं आपके साथ थोड़े से सवाल जवाब, बल्कि एक ही रहेगी। ये देखें ज़रा, ये इसकी स्ट्रेंथ क्या है एनालिटिकल चीज़ों की। अगर आपको एनालिटिकल स्किल आती है तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर बड़ी पुरजोशियत है। हाँ, क्योंकि आपको पता है आंसर क्या है। जब आपको जवाब पता होता है ना तो आप बड़े पुरजोश होते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है, बड़े ताज़ा लग रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है जवाब का। तो आपके अंदर पुरजोशियत पैदा होगी, ट्रस्ट वर्थीनेस होगी, लोग आप पे बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे, क्योंकि आप जो बात करते हैं लॉजिक के साथ करते हैं, एविडेंस के साथ करते हैं, तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, ऐसे हवा में बातें नहीं कर देते। क्रिएटिविटी वो आ गई है, मैं पहले बता चुका हूँ कि आपकी क्रिएटिविटी जो है ना वो आपको पॉलिश करेगी और आपके लिए एक ज़रा मुनफरद बना देगी। जब भी मुझे कोई मुसीबत होगी मैं आपके पास आऊँगा ताकि कोई नया आइडिया क्रिएट करें। डिसिप्लिन में लेके आइए मुझे। डिसिप्लिन से मुराद ये है कि जज्बातियत पे नहीं सोचूंगा, लॉजिक पे सोचूंगा, तो एक डिसिप्लिन अप्रोच मुझे अपनानी पड़ेगी अपने अंदर। ऐसी बिला वजह मुंह उठा के बातें करना शुरू कर दूंगा। पेशेंस पैदा करेगी, ठहराव पैदा करेगी, तहम्मुल पैदा करेगी, बुर्दबारी पैदा करेगी, स्टेक पैदा करेगी, रिस्पेक्टफुलनेस, दूसरों के ख्यालात के बारे में जो भी मैंने कहा है, एक रिस्पेक्टफुलनेस आएगी। हमें दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है, दूसरों का आइडिया है, दूसरों का ख्याल है, दूसरों की सोच है, दूसरों की फ़िक्र है, हो सकता है गलत हो, लेकिन बहरहाल एक सोचा तो है ना उसने, तो इसलिए मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी है। डिटर्मिनेशन, आपके अंदर डिटर्मिनेशन आ जाएगी, चीज़ों को मुझे हर सूरत में ये करना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिटर्मिन कर दूंगा कि मैंने ये चीज़ें अचीव करनी है, ठीक है। एंड डेडिकेशन, और फिर आप डेडिकेटेड हो जाते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन होता है किसी एक ख़ास चीज़ के ऊपर डिटर्मिन होना, डेडिकेटेड होता है कि ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी है कि जो भी करते हैं आप बड़ी डेडिकेशन के साथ करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये एक हमारे पास एक एक्सरसाइज थी जो मैंने आपके साथ थोड़ी सी की है। अच्छा, अब ये देखिए, मैं आपको दो चार बातें और बताना चाहता हूँ ताकि इसको वाइंड अप करें। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना चीज़ों को, आपकी ना तो एनालिटिकल स्किल आएगी, ना आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। जब तक आप लिखेंगे नहीं,
उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। आप अच्छी राइटिंग सीख लें, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। बार बार लिखेंगे तो अच्छा आएगा, बार बार पढ़ेंगे तो अच्छा पढ़ना आएगा। तो लिखना भी है आपने, पढ़ना भी है आपने, और पढ़ना भी मैंने आपको बता दिया डाइवर्स किस्म का पढ़ना है, हर तरह की चीज़ों को पढ़ना है। एक ख़ास चीज़ को पढ़ के बाकी चीज़ों से बिल्कुल ब्लाइंड ना हो जाए, उनको भी पढ़ें। पार्टिसिपेट करना है, मैंने आपको कहा एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़, जो भी आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें। विदाउट पार्टिसिपेशन आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपको चीज़ों को एविडेंस की बेसिस के ऊपर सर्जरी करनी है, लॉजिक की बेसिस के ऊपर सर्जरी करनी है। वो करेंगे तो बात आगे चलेगी, वरना बीच में आधा तीतर आधा बटेर, नीम हकीम खतरा जान, वो वाले काम ना करें। ठीक है, उसको आपने ब्रेक करना है। आप अपना हेल्दी माइंड लेके आएंगे तो उस हेल्दी माइंड के लिए आपको फ्रेश होना पड़ेगा, आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा बीमार होंगे तो फिर आप अपनी बीमारी पर ही सोचेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं सोचेंगे। जब आप बहुत हेल्दी होंगे तो आप बहुत सी चीज़ों को सोचेंगे। तो एक हेल्दी माइंड होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस फ्री माइंड होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों का पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखें, लोगों की ओपिनियन को रिस्पेक्ट देना सीखें। अपने अंदर जो फियर है उसको ख़त्म करें, सवाल ना करने का करें किसी भी तरीके से। मैं जितनी मर्जी अंग्रेजी में यहाँ पे गुफ्तगू कर लूँ, अब आप कहेंगे हो सवाल भी मुझे अंग्रेजी में करना, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आप उर्दू में करें जो आपको समझ आती है। आप उसी बात को उसी अंदाज से करें जो आप समझना चाहते हैं, करें। आप क्यों नहीं करते? मैं जब इंडिया गया तो ये मैं जालंधर, जो पंजाब है, इंडिया का पंजाब, मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गया तो मैं तो हैरान रह गया। सारी गुफ्तगू पंजाबी में हो रही थी, लेक्चर पंजाबी में चल रहे हैं, सब साइंटिफिक साइंस के सब्जेक्ट्स के ऊपर लेक्चर पंजाबी में चल रहे हैं। कोई वहाँ पे अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं है। बह जाओ आराम नाल, ले जा, इधर आ जा, उधर आ जा, तू की करना पे है, और देखो जी, यह होंदा जी, यह होंदी है जी, यह होंदा है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने अपनी ज़बान में बात करनी है। जर्मनी में मैं जब गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो जजेस होती थी, ख़वातीन जजेस जिनसे हम मीट करते थे, हमारी मीटिंग होती थी, वो जर्मनी में बोलती थी। साथ उनका ट्रांसलेटर होता था, अंग्रेज़ी में हमें बता देता था, और साथ उन्होंने हमें ऑप्शन दिया हुआ था कि आपने उर्दू में बोलना है तो आप उर्दू में बोलना शुरू करते हैं, हमारे पास ट्रांसलेटर है। तो ये चीज़ें जो है ना अपने जहन में पैदा करें, फियर ना बनाए अपने अंदर, कॉम्प्लेक्स ना लेके आए। ओहो मैं उर्दू मीडियम का हूँ, ओहो मुझे तो बात करनी नहीं आती, ओहो मैं तो गलत बात कर जाऊँगा, ओहो मैं तो बहुत छोटी फैमिली से आया हूँ। आपने छोटी फैमिली से बड़ी फैमिली की तरफ जाना है, आपने कम इल्म से बड़े इल्म की तरफ जाना है, आपने छोटी जगह से बड़ी जगह की तरफ तरक्की करनी है, आपने स्कूलिंग से जाके यूनिवर्सिटी तक जाना है, आपने छोटे काम से शुरू किया बड़े काम की तरफ जाना है। अगर आप फियर का शिकार हो जाएंगे तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे, और आपका मुखालिफ जो है, आपका दुश्मन जो है, वो आपके अंदर फियर पैदा करेगा। ओ ना 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 करी फट जाएगा, बस रहते नहीं, तेरे पास दी गल नहीं, वो आपको डराएगा। वो जो डरा रहा है, अगर आप उससे डर गए फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आप उससे डरे ज़रूर उसकी बातों से, लेकिन अगला रास्ता निकालें अपने लिए, अगला वे फॉरवर्ड निकालें। जो मैंने सारी गुफ्तगू की है कि वे फॉरवर्ड होना चाहिए, उससे आगे निकालें। तो मैं फाइनल बात यहाँ पे ख़त्म करता हूँ कि एक अच्छा एजुकेटेड लड़का या लड़की, और ज़रूरी नहीं कि वो एजुकेटेड हो, नॉन एजुकेटेड लोग भी जिनकी तालीम कम है, हमारी दादियों की, नानियों की, आप उनकी बातें सुने ना, उनकी बातों में बड़ी हिकमत होती थी। ये नहीं कि सिर्फ डिग्री हो आपको ये सब चीज़ें सिखाती है, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी, मैंने एक्सपीरियंस कहा है कि वो बहुत कुछ सिखा देता है। तो इसको पॉलिश करें सर, जितना पॉलिश करेंगे ना अपने चीज़ों को क्रिटिकल देखने के लिए, एनालिटिकल देखने की, उतनी आप यकीन करें अपने लिए स्पेस पैदा करेंगे सोसाइटी में, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, अपनी एजुकेशनल लाइफ में भी, अपनी कम्युनिटी लाइफ में भी। क्योंकि लोग आपको ओन करेंगे, लोग आपको तस्लीम करेंगे, लोग आपके साथ चलना शुरू करेंगे, लोग आपके साथ खड़ा होना शुरू करेंगे, लोग आपके साथ बैठना शुरू करेंगे, लोग आपके साथ रिश्ते बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि यार ये तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं। तो वो अपने अंदर एबिलिटी पैदा करें तो आप बहुत आगे चीज़ों को जाते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। आपने कोई एक इशू पकड़ना है, और ये इशू भी मैं ओपन छोड़ रहा हूँ, कोई ख़ास इशू नहीं दे रहा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में तालीम का क्राइसिस, पाकिस्तान में हेल्थ का क्राइसिस, पाकिस्तान में जॉब का क्राइसिस, पाकिस्तान में सियासत का क्राइसिस,
पाकिस्तान में मईशत का क्राइसिस, कोई भी एक क्राइसिस को पकड़ ले जो भी आपको समझ आता है, और उसका आपने एनालिटिकल और क्रिटिकल एनालिसिस करना है 500 वर्ड्स का। 500 वर्ड्स होते हैं एक पेज से ज़्यादा नहीं। ये जो A4 साइज़ है ना पेज, इसका ये हाफ कंपोज करेंगे तो इतना ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आपने 500 वर्ड्स में उसका एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, जो आपको समझ आती है कि ये जो बुरहान है ना, इसकी वजह क्या है और क्या वे फॉरवर्ड भी निकालना उसमें। आप ये देख ले, मैं आपको एक आसान कर देता हूँ। 500 अल्फाज हैं, 150 अल्फाज आप इशू को आइडेंटिफाई करें, 150 अल्फाज आप उसका एनालिसिस करें, और 200 अल्फाज में आप उसका कंक्लूजन निकालें। ठीक है, 500 वर्ड्स है ना। 150 में इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है, 150 में आपने उसका रीजन, कॉजेज, एनालिसिस, और 200 में आपने वे फॉरवर्ड निकालना है। ठीक है, अब आप इसको निकालें, और इसके अगर आप इसकी तरतीब बदलना चाहें, वो ऊपर वाला 200 करना चाहें, ऊपर वाला 200 करना चाहें, 100 वे फॉरवर्ड में मिले, वो भी आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन तरतीब कर लें। यानी तीनों चीज़ें आपने डिस्कस करनी है, आइडेंटिफिकेशन इशू भी, एनालिसिस भी, और वे फॉरवर्ड। अब ये आप करके अपने वक्त पे सबमिट करवाएं, तो इंशाल्लाह जो असाइनमेंट है ये आपके उसमें आ जाएगी ग्रुप में, आप इसको देख लीजिएगा। इससे रेलिवेंट कोई सवाल मज़ीद जनरेट हो तो आप मुझसे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं ग्रुप में, और प्लस ये कि जब अगला सेशन हम करने आएंगे तो फिर उसके ऊपर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी।